Hello students, so welcome to Dingwa Academy. Today we are starting with lecture 4 on life processes is living organism part 1. सो ये लेक्चर में हम लोग मियोसिस को डिटेल में डिस्कस करेंगे. एक्चुअली मियोसिस का काफ़ी डिटेल में दिया नहीं है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, तो हम लोग जितना दिया उसको अच्छे से थोड़ा समझेंगे. ठीक है, अगर तुमको डिटेल में जानना है तो ड्रॉप अ कमेंट, आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल. ओके, तो ये लेक्चर में हम लोग मियोसिस को डिस्कस करेंगे और थोड़े बहुत गिव रीजंस को भी डिस्कस करेंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है. ठीक है, मतलब बेसिकली गिव रीजंस एंड ऑल. सो सबसे पहले आता है तुम्हारा मियोसिस. ओके, तो मियोसिस जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. अब मियोसिस 1 में होता क्या है कि प्रोफेज के अपने खुद के 5 स्टेप है. उसके बाद होगा मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1. ओके, सेम यहाँ पर क्या होगा, जो टेलोफेज 1 के अंदर 2 सेल्स बनेंगे. ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, पहले मियोसिस 1 के अंदर एक सिंगल सेल है, वो कन्वर्ट होता है 2 सेल के अंदर. और अब ये दोनों सेल जो है वो मियोसिस 2 में पार्टिसिपेट करेंगे और यहाँ के जो 2 सेल है, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाएंगे 4 सेल के अंदर. ओके, तो ये पूरा प्रोसेस है. ओके, मतलब एक सेल कन्वर्ट होता है यहाँ पर 4 सेल में. कभी प्रोफेज 1 से स्टार्ट होगा और टेलोफेज 2 पे ख़त्म होगा. ओके, तो वहाँ पर जाके 4 सेल बनेंगे. ओके, अब यहाँ पर क्या है, बेसिकली प्रोफेज 1 है, तो प्रोफेज 1 के खुद के 5 स्टेप है. ओके, तो उन 5 स्टेप का खुद का नाम है, जैसे कि जाइगोटीन, डिप्लोटीन. ओके, तो बेसिकली कैसा हो रहा है कि तुम्हारे बुक के अंदर इन सब के बारे में कुछ दिया ही नहीं है. ओके, तो मेरे हिसाब से बोर्ड्स में उसके बारे में कभी पूछा नहीं जाएगा. ठीक है, अगर तुमको क्वेश्चंस भी आएगा तो मोस्टली माइटोसिस के ऊपर आएगा. और मियोसिस के ऊपर भी आया तो तुमको 2-3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है, तो हम लोग उसके लिए ट्राई करेंगे कि आंसर्स कैसे लिखने हैं. ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि मियोसिस 1 में टोटल ये पूरे स्टेप्स कंप्लीट होते हैं. एक सेल कन्वर्ट होता है 2 सेल के अंदर और यहाँ पर 2 प्रोसेस होते हैं. ओके, मेन बेसिकली एक ही प्रोसेस है, उसके अलग अलग नहीं. यहाँ तो फिर यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होता है, यहाँ फिर यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट होता है. ओके, रिकॉम्बिनेंट. और ये दोनों प्रोसेस से जो है वो एक सेल कन्वर्ट होता है 2 सेल के अंदर. ओके, तो अब यहाँ के जो 2 सेल है, ठीक है, वो तुम्हारे पार्टिसिपेट करेंगे मियोसिस 2 के अंदर. अब मियोसिस 2 जो है वो ऑलमोस्ट माइटोसिस जैसा ही है. ठीक है, माइटोसिस के जो क्रायोकाइनेसिस के 4 स्टेप थे ना, तो सेम वैसा ही है. और ये तुम्हारे दोनों सेल जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे 4 सेल के अंदर. और ये दोनों सेल जो है वो 4 सेल में कन्वर्ट होते हैं, तो उसके 2 प्रोसेस होते हैं. ओके, टोटल एक तुम्हारा जो है वो स्पोर फॉर्मेशन और एक होता है गैमेट प्रोडक्शन. ओके, गैमेट प्रोडक्शन. एक्चुअली हम लोग इसको डिस्कस क्यों नहीं कर रहे डिटेल में, क्योंकि तुम्हारे बुक में इतना ही लिखा हुआ है. ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना ही इम्पोर्टेंट है. तो यहाँ पर तुम्हारा जो है वो मियोसिस प्रोसेस कंप्लीट होता है. तो यहाँ पे क्या था, एक सिंगल सेल से यहाँ पर 4 डॉटर सेल मिलते हैं. ठीक है, अगर तुम लोग साइंस लोगे 11th बायोलॉजी के अंदर मियोसिस प्रोसेस जो है वो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है. ठीक है, तो अगर तुम लोगों को चाहिए तो तुम लोग वहाँ पर भी एक बार देख सकते हो. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद गिव रीजंस. ओके, सो पहला गिव रीजन जो है वो ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज. तो ये गिव रीजंस को समझने के लिए तुम लोग लेक्चर 1 को पहले अच्छे से देख लो. ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज. तो हम लोग ने डिस्कस किया था कि जब ग्लूकोज जो है वो एरेबिक रेस्पिरेशन के हिसाब से डिग्रेड होता है तब हम लोग को टोटल 38 एटीपी देता है. ओके, और वही जब एनेरोबिक के हिसाब से होता है तो 2 ही एटीपी मिलते हैं. ठीक है, एनेरोबिक्स में. ठीक है, और एरोबिक में. ठीक है, अब एरोबिक रेस्पिरेशन कब होता है, जब तुम्हारा ऑक्सीजन प्रेजेंट है. ठीक है, और एनेरोबिक कब होगा, जब ऑक्सीजन नहीं है. ओके, तो जब ऑक्सीजन जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन से जा रहा है तो उसको सबसे पहले 3 स्टेप से जाना होगा. वो है तुम्हारा ग्लाइकोलाइसिस, टीसीए साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन. और फिर उसके बाद क्या होता है, तुमको 38 मॉलिक्यूल्स एटीपी के मिलते हैं. वही तुम जब एनेरोबिक रेस्पिरेशन से जाते हो तो ग्लाइकोलाइसिस पहले कन्वर्ट होता है. ग्लाइकोलाइसिस में जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में और फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में. तो यहाँ पर तुमको खाली सिर्फ 2 ही एटीपी मिलेगा. ओके, इसीलिए ऑक्सीजन जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन में जब ऑक्सीजन के थ्रू जब ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है तब 38 एटीपी मिलते हैं और बिना ऑक्सीजन के हमको सिर्फ खाली 2 ही एटीपी मिलते हैं. ओके, इसीलिए ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज. नेक्स्ट गिविजन कम्स आर फाइबर्स आर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स. अब फाइबर्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स क्यों होते हैं, क्योंकि फाइबर्स जो है वो जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई ह्यूमन बॉडी है. ठीक है, उसके अंदर के कोई डाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड मतलब
फूड जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहे, ओके, तो फाइबर्स क्या करेगा, उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। और एक और चीज है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हो गए, ठीक है, उन सबको बेसिकली अच्छा फाइबर्स माना जाता है, मतलब उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होता है, ठीक है। इसके लिए बोला जाता है ना कि मतलब हरी सब्जी ज्यादा खाओ, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो तुमको फाइबर्स प्रोवाइड करेगी, न्यूट्रिशियस फाइबर, ओके। तो तुमको ये दोनों पॉइंट लिखना है कि वो अनडाइजेस्टेड फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट, green leafy vegetable and fruits will provide you nutritious fibers. Now let's come to last give reason, that is your cell division is one of the important properties of cell and organisms, ठीक है। तो सेल डिवीजन जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि तुम्हारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सेल डिवीजन के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद तुम्हारे ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस क्यों होते हैं, सेल डिवीजन के कारण। उसके बाद तुम्हारे वुंड हीलिंग हो गए, ठीक है, नए ब्लड वेसल्स बनने, तो वो सब तुम्हारे जो है वो सेल डिवीजन के कारण ही होंगे, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, और भी यूजेस तुम लिख सकते हो, ठीक है, पर मैंने तुमको 4 पॉइंट्स बताए जो सेल डिवीजन के इंपॉर्टेंट है, ओके। I hope you have understood each and every give reason of this part. So this was the last part of our today's lecture and last part of this chapter, life processes in living organism part 1. I hope you have understood each and every part properly. अगर कुछ डाउट है, कुछ नहीं समझा, तो drop a message in comment. I'll try to explain in detail each and every part and try to solve your questions, okay. So thank you.